गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून गाइस। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज हम लोग रिवाइज करेंगे हमारे SBILL का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप और मैं जानते हैं, इस चैप्टर में हम लोगों ने दो बातें सीखी थी कि कितने तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड सेकंड डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारी चॉइस या हमारे डिसीजन को गवर्न करते हैं कि ये फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर हमारे लिए ठीक है या ये दूसरा वाला। तो चलिए शुरू करते हैं, आप और मैं, वो वाला गेम जिसका नाम है कौन क्लियर करेगा CS एग्जीक्यूटिव। हियर वी गो। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 1, दैट इज सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Selection of business organization refers to choosing the form of business structure। कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर मेरे लिए अच्छा है, इस चीज को चूज करने के लिए ये चैप्टर हमारे पास है। ठीक सर, ऐसे कौन कौन से मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कौन कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें से मुझे एक फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर को चूज करना है। तो देखिए, हम लोगों ने डिस्कशन किया था, टोटल 9 तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें अवेलेबल हैं, आउट ऑफ विच वन वी हैव टू चूज। जैसे कि एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप, तीसरा है LLP, चौथा कंपनी, पांचवा HUF, छठा कोऑपरेटिव सोसाइटी, AOP, BOI एंड ट्रस्ट। ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हैं। और फिर इनमें से कौन सा चूज करें सर, कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर हमारे लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, मेरी बिजनेस नीड्स के लिए अच्छा है, ये कैसा पता करेंगे। तो इन्हें पता करने के लिए टोटल 16 फैक्टर्स हैं हमारे पास, जिन्हें हमें ध्यान में रखना है जब भी कोई बिजनेस हम चूज करें। तो देखिए, ये चैप्टर इन दो भागों में बटा हुआ है। पहला वाला जो पार्ट है फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, ये हमारे काम का ज्यादा नहीं है इस चैप्टर के अंदर। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, LLP आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। सर बाकी ये जो बचे हुए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सब सर हम चैप्टर नंबर 7, दैट इज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर कर चुके हैं। तो इन सभी का डिटेल्ड डिस्कशन हम कहां करेंगे? इन सभी का डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर। तो सर क्या यहां पर हम नहीं देखेंगे? देखिए, यहां पर हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP और कंपनी, इन चार फैक्टर्स, इन चार फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हल्का सा एक लाइट डिस्कशन इन लोगों का करेंगे कि पता चल जाए कि सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या, पार्टनरशिप मतलब क्या, मतलब इन डेप्थ इन फैक्टर्स, इन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बातें इन डेप्थ में हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस जो इस चैप्टर में होना चाहिए वो इन फैक्टर्स के ऊपर होना चाहिए, वो 16 फैक्टर्स जो हमें मदद करेंगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चूज करूं। तो स्टार्ट करते हैं इन चार फॉर्म्स को डिस्कस करना पहले, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे फैक्टर्स को। तो सर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिंगल पर्सन ओन एंड ऑपरेट करता है मैनेज बिजनेस को। मतलब आप बिजनेस मैनेज करने के लिए कोई पार्टनर नहीं रखेंगे, कोई दूसरे मेंबर्स नहीं रखेंगे, ये पूरा बिजनेस आप चलाएंगे। जैसे कि हम हमारे घरों के आसपास में देखते हैं, किराना की दुकान, कोई केमिस्ट की दुकान। तो ये कैसा होता है? एक आदमी होता है, जैसे कोई बेकरी, एक आदमी होता है जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है और पूरा बिजनेस मैनेज भी उसे ही करना है, पूरा प्रॉफिट भी उसी का होगा। ठीक है, दूसरी बात आ गई सर पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसे आपस में बांट लेते हैं, जो भी लाइबिलिटीज आती है उसे आपस में बांट लेते हैं, मैनेजमेंट जो है बिजनेस का वो आपस में बांट लेते हैं, दोनों कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं, तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस और पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो जाती है। तो अभी हमने क्या देखा? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसको सिंगल पर्सन ओन एंड ऑपरेट करता है, और पार्टनरशिप मतलब वो बिजनेस जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके आते हैं और बिजनेस करते हैं। तो सर फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? देखिए, यहां भी वर्ड पार्टनरशिप तो आ रहा है,
पार्टनरशिप आ रहा है, इसका मतलब कि जो बातें पार्टनरशिप में करी थी वो बातें यहां भी करनी पड़ेगी। जैसे कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब एक बिजनेस करेंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। फिर सर एलएलपी कब बोलेंगे, एलएलपी तब बोलेंगे जब ये पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। तो सर सिर्फ रजिस्टर कर लेने से एलएलपी बन जाएगी? जी हां, रजिस्टर करने से आपकी पार्टनरशिप फर्म कैसी हो जाएगी, एलएलपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा इसके नाम में ही लिखा है, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब ये होती है कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी जब आप बिजनेस बंद करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और अब आप बिजनेस को वाइंड अप करना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए वाइंड अप करा, बही खाते निकाले, अकाउंट्स निकाले और देखा कि अरे बाप रे, क्रेडिटर्स को 2 लाख रुपए का पे करने का आ रहा है, पर बिजनेस के पास तो पैसे कितने बचे हैं, सिर्फ 50,000 रुपए बचे हैं। तो अब ये बचे हुए 1.5 लाख 1.5 लाख रुपीस का पेमेंट कहां से होगा? तो देखिए अगर ऐसे में आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें ओनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो ऐसे केस में जो शॉर्टफॉल है पेमेंट का, दैट इज 1.5 लाख रुपीस, ये आपको घर से लेके आने पड़ेंगे। मतलब क्या, देखिए मान लीजिए आपने एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में डेट है 2 लाख रुपए का, आपके पास पैसे देने के लिए बचे हैं सिर्फ 50,000 रुपए बिजनेस के पास। तो ऐसे में क्या बोलेंगे कि देखो 50,000 तो बिजनेस में से दे दो, जो बचा हुआ 1.5 लाख है ना वो आपको आपके घर से लेके आना पड़ेगा। आप अपनी पर्सनल असेट्स को बेचिए और बिजनेस का डेट रिपे करिए। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। ओके सर। सर पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। मतलब इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, जो पार्टनर्स हैं उन्हें घर से पैसे लेके आने पड़ेंगे, पर्सनल असेट्स सेल ऑफ करनी पड़ेगी और फिर फर्म का डेट रीपे करना होगा। तो सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी ऐसा ही क्या? अरे कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो यार, इसके तो नाम में ही लिखा है ना लिमिटेड लाइबिलिटी। यही तो एक अंतर है जो पार्टनरशिप को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से अलग बनाता है। क्या सर? कि एलएलपी के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। इसके अलावा एक और फीचर होता है परपेचुअल सक्सेशन का, जो एलएलपी के अंदर आ जाता है, जो इन दोनों में नहीं है। सर परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यह होता है अ बिजनेस विल गो ऑन, मेंबर्स चेंज होते रहें, ओनर्स चेंज होते रहें। जैसे कि एलएलपी में आपने पार्टनर्स बनाए मान लीजिए 5, अब उन 5 पार्टनर्स को अपना बिजनेस बेचना है या 2 पार्टनर्स को अपने इंटरेस्ट बेचना है कि भैया हम नहीं कर रहे आपकी एलएलपी में काम, हमारा मन नहीं, हम तो दूसरा काम करेंगे। तो क्या वो दोनों जा सकते हैं आराम से? बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। वो दोनों अपना जो भी इंटरेस्ट है वो किसी और को ट्रांसफर करेंगे और बोलेंगे भैया बाय बाय, मैं जा रहा हूं। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कर सकते हैं आप? तो आंसर इज नो। अरे भैया आपने किराने की दुकान खोली और अब आप बोल रहे कि यार बस अब बिजनेस नहीं कर रहा, तो क्या आप आपकी किराने की दुकान किसी को बेच सकते हैं? ऐसे बिजनेस ट्रांसफर होता है? तो आंसर इज नो। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी जो एज अ बेकरी, एक बेकरी का बिजनेस चल रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, और अनफॉर्चुनेटली जो ओनर था जिसकी बेकरी थी उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो क्या होगा? जैसे ही पर्सन की, ओनर की डेथ हुई, वैसे ही आपके सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की भी डेथ हो जाएगी, बिजनेस वहीं पे बंद हो जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। सर पार्टनरशिप के बारे में आपने बात नहीं करी। पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो कैसे डिटरमाइन होगा? सर जब आप पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे तो एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, उस पार्टनरशिप डीड के अंदर आप लिख देंगे कि परपेचुअल सक्सेशन है या नहीं है। अगर आपने लिख दिया कि परपेचुअल सक्सेशन है पार्टनरशिप फॉर्म का, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में परपेचुअल सक्सेशन होगा। और आप अगर ऐसा लिख देते हैं कि नहीं परपेचुअल सक्सेशन हम अलाउ नहीं करते हमारे बिजनेस में, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ठीक है, फिर आपके फॉर्म में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप के अंदर परपेचुअल सक्सेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। एलएलपी के अंदर लाइबिलिटी कैसी है? सर लाइबिलिटी लिमिटेड है और परपेचुअल सक्सेशन हमेशा होता है। ठीक।
फिर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर आया कंपनी। कंपनी मतलब क्या सर? अगर अब आप कंपनी की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि 2 सबसेक्शन 20 में डेफिनेशन तो बहुत छोटी सी दी हुई है, बिल्कुल मेंटोस आम जिंदगी है। वहां तो उन्होंने क्या बोल रखा है? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनी बनाई उसे कंपनी बोलेंगे। अरे ये क्या बात कर रहे हो? हमने आपसे सवाल पूछा और आपने वापस हमसे ही सवाल पूछ लिया। जी हां, तो कंपनी एक्ट की डेफिनेशन तो क्या बोलती है कि कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। पर इससे तो हमारा पर्पस सर्व नहीं हो रहा है सर कंपनी का मतलब। तो देखिए एक जनरल डेफिनेशन है कंपनी की जो हम समझते हैं। कंपनी मींस अ फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर इन विच 2 or more persons come together to manage a large business, pool financial resources। तो सर ये तो पार्टनरशिप जैसा ही लग रहा है, जैसे पार्टनरशिप और एलएलपी की डेफिनेशन आपने बोली थी। तो हाँ, डेफिनेशन सिमिलर ही लग रही है। क्यों? क्योंकि ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, जो प्रॉफिट आता है उसको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फीचर्स सेम है कुछ, पर कुछ फीचर्स अलग है। जैसे कि इसमें सर मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। सर मेंबर्स की लिमिट नहीं होती, इसका मतलब क्या? अगर आपने एक पब्लिक कंपनी बना ली है तो आप उसमें n नंबर ऑफ मेंबर्स जोड़ सकते हैं, अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स जोड़ सकते हैं, जो इन तीनों के केस में शायद इतना फीजिबल नहीं है। जैसे इसमें तो एक ही मेंबर हो सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट 50 से ज्यादा आप करेंगे तो कंपनी से बोलता है कि नहीं 50 से ज्यादा नहीं करना है। एलएलपी में आप कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स रख सकते हैं, वैसे ही कंपनी में कितने ही नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर लेके आती है साथ में, परपेचुअल सक्सेशन का फीचर साथ में लेके आती है, सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर साथ में लेके आती है। तो ये सारी बातें हैं जो कंपनी को एक यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ठीक है सर। तो देखिए इस चैप्टर में 2 डिस्कशन थे। पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। दूसरा सर कंप्लीट कर लिया मतलब आपने तो 4 ही बताए। तो जी हां, हमारे इस चैप्टर की समझ के लिए 4 ही जरूरी है। बाकी के हम हमारे रिस्पेक्टिव चैप्टर्स जब आएंगे, चैप्टर नंबर 7, उसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर। फिर आया इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज फैक्टर्स टू कंसीडर। किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करें। तो आइए इन 16 फैक्टर्स के ऊपर अपनी नजरें दौड़ाते हैं। आइए, तो पहला फैक्टर आया दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। सर इसका मतलब क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन से ये कहना चाह रहे हैं कि आप कौन सी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे। क्या आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, आप सर्विस करना चाह रहे हैं। सर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं कुछ भी करूं, मैं कोई सा भी बिजनेस स्ट्रक्चर खोलूं, उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या काम करता हूं? अरे भैया फर्क तो पड़ता है। मान लीजिए आप कोई स्मॉल ट्रेडिंग या फिर सर्विसेज की दुकान खोल रहे हैं, जैसे कि किराने की दुकान, या फिर कोई केमिस्ट की दुकान, या कोई बेकरी, या कोई छोटी मोटी कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहते हैं। अरे भैया जब आप छोटा ही काम करना चाह रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलना चाहता है, तो ऐसा है तो फिर तो भैया सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो ना। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत अच्छा है अगर आपका स्मॉल ट्रेडिंग और सर्विसेज से रिलेटेड काम है तो। सर आपने एक और बात लिखी है ओपीसी, इसका मतलब क्या? ओपीसी देखिए वैसे तो ये रिवीजन क्लास है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ओपीसी क्या होती है इसका मतलब आपको पता है, मैं फिर भी बता देता हूं। ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी। जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर देखा हमने, उसके अंदर एक टाइप होता है जिसका नाम होता है 1 पर्सन कंपनी। नाम से ही क्लियर होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता है। मतलब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एक ही मेंबर था, वैसे ही ओपीसी के केस में भी एक ही मेंबर होता है जो बिजनेस को मैनेज करता है, गवर्न करता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी में? तो देखिए ओपीसी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है, तो इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अवेलेबल नहीं होती है। ये बात हमें पता है। तो देखिए अगर आपका स्मॉल ट्रेडिंग सर्विसेज का काम है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना लीजिए, और जहां जहां सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छी है वहीं पर ओपीसी हमेशा एक अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप थोड़े से बड़े स्केल पे काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप रियल एस्टेट का काम करना चाह रहे हैं, तो जब देखो आपका थोड़ा सा बिजनेस का स्केल कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है, आप थोड़ा सा बड़ा काम करेंगे, तो ऐसे में क्या बोला हमने? ऐसे में बोला कि यार फिर पार्टनरशिप बना लो आप।
जहां जहां सोल प्रोप्राइटरशिप बनती है ना, पर थोड़ा सा स्केल बढ़ाए, वहां पे क्या करो, आप पार्टनरशिप बना लो। पार्टनरशिप भी बना लोगे तो आपका काम चल जाएगा। और जहां जहां पार्टनरशिप लगती है वहीं वहीं पे एलएलपी भी अच्छी होगी, अगर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए। सर वापस से समझाइए। देखिए, आपका काम छोटे लेवल का स्मॉल ट्रेडिंग इन सर्विसेज से रिलेटेड काम है, तो आप क्या करिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाइए या फिर ओपीसी बनाइए। आपका काम थोड़ा सा बड़े स्केल का है, थोड़े से बड़े स्केल का है, तो एक काम करिए, पार्टनरशिप बना लीजिए। और जब पार्टनरशिप बना रहे हो तो चाहे तो एलएलपी भी बना लो, अगर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी वाला फीचर चाहिए हो तो, ठीक है। पर इसके अलावा मान लीजिए आपका काम तो कैसा है, लार्ज स्केल करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई चेन स्टोर खोलना चाह रहे हैं, मल्टीपल स्टोर खोलना चाह रहे हैं, कोई सुपर बाजार जैसे डीमार्ट है, इस तरह का बिजनेस आप करना चाह रहे हैं। तो यार जब देखो आप इतना बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, तो फिर तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर अच्छा है, क्योंकि इसे मैनेज करना आसान है। इसे मैनेज करना थोड़ा सा आसान है, जो बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इतना अच्छा आप लोगों को नहीं लगेगा। ओके सर, ठीक है। पहला फैक्टर कौन सा देखा हमने, पहला फैक्टर देखा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का। आइए दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन से ये कहने का मतलब है कि आप आपका बिजनेस कितने लेवल पे, कितने स्केल पे चलाना चाह रहे हैं। सर स्केल कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो स्केल डिटरमाइन करने के कुछ पैमाने हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं आपके यहाँ, प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है आपका, तो इससे पता चलता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। अरे आपके बिजनेस में तो 200 लोग काम करते हैं, अच्छा अरे इतना बड़ा बिजनेस है, तो फिर तो आप या तो पार्टनरशिप चलाइए या फिर कंपनी। ऐसे में सोचिएगा भी मत कि सोल प्रोप्राइटरशिप में काम चला लेंगे। पर अरे सर मेरी तो एक छोटी मोटी किराने की दुकान है या पानी पतासे का ठेला लगाता हूं मैं तो सर। अरे जब इतना छोटा है तो ऐसा मत कर लेना कि पानी पतासे की दुकान में आपने कोई कंपनी खोल ली, वो मत खोल लेना। तो क्या है, अगर आपका स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन है तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाइए। जब सोल प्रोप्राइटरशिप बना रहे हो तो ओपीसी तो अपने आप लाइन में ही जाता है कि अरे भाई मैं भी हूं पीछे से, अगर तुम ये सोल प्रोप्राइटरशिप बना रहे हो तो मुझ में क्या बुराई है, मुझे ले लो, ठीक है। फिर अगर थोड़ा सा मीडियम स्केल का काम है तो मीडियम स्केल में कौन आता है, पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप आया तो पीछे से किसने झांका, एलएलपी ने। वो बोली कि भाई जब ये अच्छा है तो मैं बुरा क्यों, तो जहां पार्टनरशिप अच्छी वहां एलएलपी अच्छी। पर आपका काम कैसा है, आपका काम है लार्ज स्केल का। आप तो 5-6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं बड़े लेवल पे काम करेंगे, छोटा मोटा धंधा बहुत हुआ। तो भाई जब बड़ा काम करना है तो बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करो, दैट इज कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने दो फैक्टर्स देखे, पहला नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और दूसरा हमने देखा कि स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है सर। थर्ड फैक्टर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अब हम देखेंगे ना, उसका नाम है कैपिटल रिक्वायरमेंट। थर्ड फैक्टर्स जो है उसका नाम है कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कि आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में या उसको फिर आगे चलाने में या उसको आगे बढ़ाने में, मतलब स्टार्ट, रन और ग्रो, मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, रन और ग्रो अ बिजनेस, मतलब कितना पैसा लगेगा अरे बिजनेस को चलाने में, चालू करने में या उसकी ग्रोथ में, उससे भी फर्क पड़ता है कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए। अरे भैया एक पानी पताशे की दुकान खोलने की सोचिए, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सर छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट में काम हो जाएगा सर, मतलब मेरे अंदाजे से सर 50,000 70,000 ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, इसके अंदर अंदर में मेरा स्मॉल इन्वेस्टमेंट है तो मैं मेरा पानी पताशे का ठेला आराम से खोल लूंगा। सर जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको कम है तो ऐसे में आप कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करेंगे, सर ऐसे में मैं सोल प्रोप्राइटरशिप ऑप्ट कर लूंगा। और जहां सोल प्रोप्राइटरशिप बोल रहा हूं वहीं पे बात कौन सी आ जाती है, ओपीसी की। साथ ही साथ अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट की बात है तो फिर आप चाहें तो यहां पे पार्टनरशिप भी चूज कर सकते हैं। या मीडियम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में थोड़ी सी पैसे की जरूरत कैसी होगी, मीडियम, मतलब ना बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है ना बहुत कम पैसे की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए एक रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं, या जैसे कि आप एक बिजनेस चालू करना चाहते हैं कि यार अपन एक काम करते हैं, कोई कोचिंग चालू कर लेते हैं या कोई एनबीएफसी काइंड ऑफ बिजनेस चालू कर लेते हैं या किसी को पैसे बांटने वाला काम चालू कर लेते हैं। तो जब ऐसा बिजनेस चूज करना चाह रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि यार सिर्फ मेरे पैसे से काम नहीं चलेगा, थोड़े से और पैसे की जरूरत है, तो ऐसे में फिर क्या बोला, पार्टनरशिप चूज कर लो। और जहां पार्टनरशिप अच्छा है वहां पे एलएलपी तो अच्छा है ही सही। पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास जितना पैसा है ना इससे से तो काम पक्का ही नहीं बनेगा, मुझे तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, बाहर से पैसा उठाना ही पड़ेगा, मार्केट से पैसा उठाना
ही पड़ेगा। तो ऐसे में फिर क्या बोला कि यार कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर चूज कर लो। जैसे मान लो आपको आयरन या स्टील प्लांट ऐसा कुछ बनाना है, या जैसे हमने देखा था कि आप सोच रहे हो कि यार एक मॉल की चेन चालू करेंगे, अपने पूरे इंडिया में चर्चे होने चाहिए भाई, बिल्कुल 20-30 मॉल होने चाहिए, जिस शहर में जाएं उस शहर में अपना एक मॉल हो। जब आपके ऐसे सपने हैं, पैसा ज्यादा लगेगा, तो फिर आप कंपनी बना लो। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पैसा ज्यादा चाहिए तो कंपनी बनाओ और कम चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप चूज कर लो? अरे ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब पैसा चाहिएगा तो पैसा लेने कहां जाओगे? पैसे लेने के लिए आप बैंक जाओगे, इन्वेस्टर्स के पास जाओगे। तो भाई सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या एलएलपी के कंपैरिजन में कंपनी को लोन आसानी से मिल जाता है। सर ऐसा क्यों? कंपनी में क्या हीरे जड़े हैं कि उसको लोन आसानी से मिल जाता है और हम लोगों को नहीं मिलेगा? अरे भैया ऐसा इसलिए है, क्यों? क्योंकि कंपनी के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, या कंपनी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, वो सभी बातें पब्लिक डोमेन में होती है। सर इसका क्या मतलब है? देखो कंपनी ने कितना पैसा कमाया साल भर में, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, ये सारी बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी होती है। और गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि हर कंपनी को ये सारी जानकारी एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड करना है। मतलब जिसकी मर्जी हो वो ये डाटा डाउनलोड करके पढ़ सकता है। तो जो कंपनी के बारे में जानकारी होती है ना, वो पब्लिक डोमेन में होती है। क्या कोई ऐसा बोलेगा किसी पानी पताशे वाले को कि भाई तेरी कितनी अर्निंग है एक साल की, तू मुझे बता? और क्या वो बताएगा? नहीं। क्या कोई पार्टनरशिप बताएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लाइबल नहीं है एक्ट के थ्रू, उन्हें एक्ट के ऊपर से कोई कंपल्शन नहीं है कि ये सारी बातें बतानी है। पर एक कंपनी, एक एलएलपी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। जब ऐसी ऑब्लिगेशन डाल दी तो ऐसे से क्या हुआ, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है एलएलपी और कंपनी के ऊपर। तो जब आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो आप कंपनी बनाते हैं, आपको मीडियम की जरूरत है तो आप पार्टनरशिप या एलएलपी बनाते हैं, ये जब आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो आप क्या बनाते हैं? आप बनाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर ओपीसी। ओके सर, थैंक यू। फिर बात करते हैं चौथे फैक्टर की। चौथे फैक्टर का नाम है मैनेजरियल एबिलिटी। आपको आपका बिजनेस चलाने के लिए कितने स्किल या कितने एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी? अरे भैया आपने सोचा है कि यार एक काम करता हूं, कोचिंग चालू कर देता हूं। ये जो सीएस की एजुकेशन है ना, इसका मार्केट बहुत दिन प्रतिदिन ग्रो हो रहा है। बहुत बच्चे हैं जो ये एग्जाम देने के लिए आते हैं और इसका स्कोप काफी बड़ा है। तो आपने सोचा कि यार एक काम करते हैं, कोचिंग चालू करते हैं। ठीक है, कर लो चालू। फिर आपने बोला कि यार CSEE की जो एग्जाम है ना, उसकी तैयारी अपन कराएंगे। ठीक है, कराओ। आपने बोला सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट करता हूं, और पता चला कि आपको तो उस सब्जेक्ट के बारे में आइडिया ही नहीं है। आप तो पेशे से एक डॉक्टर हो, प्रोफेशन बाय प्रोफेशन आप एक डॉक्टर हो, और बच्चों को बोल दिया कि लॉ पढ़ाऊंगा, बच्चों को बोल दिया मैथ्स पढ़ाऊंगा। अरे कैसे पढ़ाओगे? तो आपने बोला कि यार कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है मैं सब कुछ पढ़ाऊं, मैं बाहर से लोगों को बुला लूंगा। अरे जब आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है ना, तो आपका बिजनेस आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि आप इतने खर्चे कर पाए, इतने एक्सपर्ट, इतने मैनेजमेंट्स को आप बाहर से बुला पाए, प्रोफेशनली मैनेज नहीं कर पाएंगे आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जो काम आपको आता है ना वही करना। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार यही काम करना है पर मुझसे तो नहीं होगा, तो फिर एक काम करो, पार्टनरशिप में बनाओ, किसी ऐसे लोगों के साथ में बनाओ ना जिनको ये काम करना आता हो, थोड़े से बड़े लेवल में काम करो ना, पार्टनरशिप या कंपनी बनाओ जब आपसे नहीं हो रहा है तो। पर सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है वो आपको ये अलाउ नहीं करेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के साइज और स्केल ये अलाउ नहीं करती है कि आप आपके बिजनेस को प्रोफेशनली मैनेज कर पाए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं काम मुझसे नहीं होगा, काम को डिवाइड करने की जरूरत है, तो फिर आप ऐसे केस में पार्टनरशिप या फिर कंपनी बनाएं जिसमें मेंबर्स कैसे होते हैं, एक से ज्यादा। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने 4 फैक्टर्स देखे। कौन कौन से सर 4 फैक्टर्स? पहला हमने देखा था नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, सेकेंड हमने देखा था स्केल ऑफ ऑपरेशन, थर्ड हम लोगों ने देखा था, थर्ड कौन सा देखा था? थर्ड हम लोगों ने देखा था कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, और फोर्थ हम लोगों ने अभी देख लिया कि मैनेजरियल स्किल्स या मैनेजरियल एबिलिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है। फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट आता है दैट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपको आपके एग्जाम सेंटर पे जब आप एग्जाम देने जाएं तो ये क्वेश्चन आपका स्वागत करता हुआ वहां आपको मिले। तो सर इसका क्या मतलब है डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का? देखो डिग्री ऑफ कंट्रोल से ये कहना चाह रहे हैं कि आप आपके बिजनेस पे कितना कंट्रोल रखना चाहते हैं, कितना। अरे सर मेरा बिजनेस है तो कंट्रोल तो मेरा ही होगा, मतलब ये कैसी बात कर रहे हैं आप डिग्री ऑफ कंट्रोल की? अरे भैया जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप है
तो एक ही आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप ही कंट्रोल होगा। पर अगर आपने पार्टनरशिप बना ली, और हमने अभी क्या समझा था, पार्टनरशिप में कितने लोग होते हैं, कम से कम 2। अब जैसे ही 2 लोग हुए तो जो 100% का कंट्रोल है वो दोनों में बटेगा, तो 50% हो गया ना, तो कंट्रोल कैसा हो गया, 50 रिड्यूस हो गया सर। ठीक है, तीसरा, मान लीजिए आपने एक कंपनी बनाई और आपने बोला कंपनी में 10 लोग होंगे, तो ये जो 100% का कंट्रोल था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, ये अब 10% हो जाएगा कंपनी के केस में। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब आप आपके बिजनेस को कितना कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई मेरे बिजनेस में मेरे बोले बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, कोई सांस भी नहीं लेना चाहिए, तो फिर तो एक काम करो, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर ओपीसी बना लो। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका कंप्लीट कंट्रोल होगा, आपके अलावा कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। 100% कंट्रोल किसका होगा, आपका। पर अगर आपने पार्टनरशिप या एलएलपी बनाई तो जो कंट्रोल है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंट्रोल जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कंपनी के केस में भी ऐसा ही होता है, कंपनी के केस में जो कंट्रोल होता है वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर शेयर होल्डर्स एक को अपॉइंट करते हैं जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टर, और फिर उन डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कंपनी का बिजनेस है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर मैनेज करते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कंट्रोल पूरा बिजनेस का मेरे हाथ में ही होना चाहिए, तो बनाओ सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर ओपीसी। आपको लग रहा है कि यार अपने को कोई समस्या नहीं, कंट्रोल चला जाए तो चला जाए, तो आप बनाओ पार्टनरशिप या एलएलपी। और आपको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा है कि कंट्रोल कितना ही कम क्यों ना हो, तो फिर आप बनाइए कंपनी। सर कंट्रोल जा रहा है पर ऐसे कोई कंट्रोल क्यों जाएगा, इससे तो नुकसान ही नुकसान है। फिर तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर ओपीसी बनानी चाहिए कि इसमें कम से कम कंट्रोल तो हमारा है। अरे भैया कुछ जाता है तो कुछ आता भी है, किसी चीज का नुकसान है तो उसका फायदा भी है। अरे कंट्रोल आपके पास से जा रहा है पर साथ में मैनेजमेंट भी तो आ रहा है। अरे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आप अकेले आदमी थे तो पूरा बिजनेस आपको मैनेज करना पड़ता था, भले ही कंट्रोल 100% का था पर बिजनेस पूरा किसको चलाना पड़ता था, सिर्फ आप ही को। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, पार्टनरशिप के केस में कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, मान ली आपकी बात, पर साथ साथ में मैनेजमेंट भी तो बढ़ता है ना। पहले सारा काम आप ही करते थे, अब 2 पार्टनर हैं 3 पार्टनर हैं तो सभी मिलके काम करते हैं। ठीक है, कंपनी के केस में आपको कंपनी चलाना आए ना आए, पर जब आप जिन लोगों को अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या मैनेजमेंट को, तो वो तो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उन्हें कंपनी कैसे चलानी है वो आती है, तो बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, हालांकि आपका कंट्रोल कम हो जाता है। तो देखो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको पूरा कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए, तो आप बनाओ सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर ओपीसी। पर आपको लग रहा है कि यार देख कंट्रोल जाए तो जाए, बिजनेस चलना अच्छा चाहिए, बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तो फिर बना लो पार्टनरशिप या फिर कंपनी। ठीक है सर। 6th नंबर का पॉइंट आया डिग्री ऑफ रिस्क और लाइबिलिटी। सर इसका मतलब ज्यादा समझ में आ नहीं रहे। देखो अभी तक आपको 5 पॉइंट का मतलब भी समझ में आया कहां था जब तक मैंने नहीं बताया, तो इसका भी मैं बताऊंगा तो आ जाएगा। डिग्री ऑफ रिस्क से ये कहना चाह रहे हैं, या लाइबिलिटी, इससे तो समझ में आना चाहिए। डिग्री ऑफ लाइबिलिटी, अभी हमने 2 तरह की लाइबिलिटी डिस्कस करी थी, एक होती है अनलिमिटेड और एक होती है लिमिटेड। अरे आपका बिजनेस जब बंद होगा तो आपको घर से पैसे लेके आना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब होती है, जब सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, तो आपके केस में लाइबिलिटी कैसे हो जाती है, अनलिमिटेड। पार्टनरशिप के केस में भी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। पर इन दोनों के अलावा जो है ओपीसी, एलएलपी और कंपनी, यहां पर लाइबिलिटी कैसी हो जाती है, लिमिटेड। यही एक पॉइंट है जहां पर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ में ओपीसी नहीं लिखते हैं और पार्टनरशिप के साथ में एलएलपी नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ओपीसी और एलएलपी दोनों के केस में, ओपीसी और एलएलपी दोनों के केस में लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है, दे आर गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट। ठीक, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई देख अपन तो है खतरों के खिलाड़ी, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा लाइबिलिटी वाइबिलिटी से, ये छोटा सा बिजनेस तो कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे, किसी को दे देंगे यार, इसी चक्कर में किसी और को अंदर नहीं लाएंगे। तो आपने क्या बोला, फिर एक काम करो सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, या पार्टनरशिप बना लो। पर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार देख अपन तो सेफ चलेंगे, अपने को बिजनेस लंबा चलाना है, अपने सर पे कोई बोझ नहीं आना चाहिए, तो फिर आपने बोला कि ओपीसी, एलएलपी या फिर कंपनी बना लेते हैं। ठीक, फिर आया स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, 7th फैक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। सर स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस से क्या कहना चाह रहे हैं, देखो स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस से ये मतलब है कि आपका बिजनेस कितना स्टेबल रहेगा। स्टेबल से मतलब
परपेचुअल सक्सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेंबर्स में कम और गो, अ बिजनेस विल गो ऑन, अ शो मस्ट गो ऑन। आपका बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। जो बिजनेस ओनर्स हैं वो भले ही चेंज हो जाएं, पर बिजनेस आपका चलता रहेगा। जैसे कंपनी में हम समझते हैं मेंबर्स का कॉन्सेप्ट, कंपनी में कौन होते हैं? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। तो एक कंपनी के शेयर होल्डर बदल जाएं, उससे बिजनेस बंद हो जाता है क्या? अरे मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं और अब मुझे लग रहा है कि रिलायंस बेकार कंपनी है, ये रिलायंस के शेयर तो बिल्कुल कचरा है, इनको मैं जाके बेच देता हूं, तो क्या मेरे बेचने से रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी क्या? आंसर इज नो। मैं बेचूंगा तो कोई और खरीद लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी वैसी की वैसी चलती रहेगी। एलएलपी, एलएलपी के केस में 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस चला रहे थे, एक पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार मेरे पास समय नहीं है, अब मैं इस एलएलपी को समय नहीं दे सकता, तो क्या वो अपना इंटरेस्ट किसी और को बेच सकता है? तो आंसर इज यस, वो इंटरेस्ट बिल्कुल आसानी से बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपीसी, मान लीजिए ओपीसी में क्या हो गया कि जो सोल ओनर था, एक ही मेंबर होता है ओपीसी में, मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, या वो इनकेपेबल हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो ऐसे केस में इसने जिसको नॉमिनी अपॉइंट किया होगा, याद आ रहा होगा चैप्टर नंबर 2 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने, वहां पे सब्सक्रिप्शन क्लॉज, वहां पे ओपीसी जो होती है वो एक मेंबर का नाम देती है कि ये नॉमिनी होगा, तो आपने एक नॉमिनी दिया था ना, वो नॉमिनी टेक ओवर कर लेगा। मतलब क्या? मतलब बिजनेस के ओनर्स चेंज हो रहे हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बिजनेस को, बिजनेस जैसा था वैसा का वैसा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, परपेचुअल सक्सेशन है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने देखा था कि चिंटू का एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, तो चिंटू गया, साथ साथ में उसका बिजनेस भी उसको फॉलो करता हुआ स्वर्ग में चला गया, कि जब बिजनेस सिर्फ ओनर ही नहीं रहा तो बिजनेस किस काम का। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, पर कंपनी, एलएलपी और ओपीसी के केस में होता है। सर आप पार्टनरशिप को भूल गए, पार्टनरशिप के बारे में हमने शुरू में डिस्कशन किया था, पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है सर, अभी तक हम लोगों ने 7 फैक्टर्स जो हैं उन लोगों को डिस्कस कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सर फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी से यह मतलब है कि आप आपके बिजनेस को कितनी आसानी से चला सकते हैं, मतलब आपके बिजनेस का जो इंटरनल मैनेजमेंट है ना, आप वो कितनी अच्छे से चला सकते हैं। तो सर ये क्या बात हुई, बिजनेस कितने अच्छे से चला सकते हैं? बिजनेस तो अच्छे से ही चलाएंगे ना, अच्छे से चलाने के लिए तो बिजनेस खोला था। अरे आपकी बात तो बराबर है, पर जीवन इतना आसान नहीं है। अरे एक कंपनी बनाई आपने और आप बोल रहे हो कि यार देख, अभी तक तो मैं क्या करता था, अभी तक तो मैंने सोचा था कि यार मोबाइल का काम बढ़िया है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे और वो बढ़िया चल रहा था, तो आपने बोला कंपनी में यही काम कर रहे थे, फिर आपको ऐसा लगा कि यार इस थोड़ा बिजनेस में प्रॉफिट कम हो रहा है, कंपटीशन काफी ज्यादा हो गया है, तब यार ये मोबाइल का काम तो बंद करते हैं, बाइक बनाना चालू करते हैं। तो क्या मन में आया और कल से बाइक बनाना स्टार्ट कर दोगे क्या? नहीं सर, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसे तो होना तो यही चाहिए था कि जो मन में आया ओनर्स के वैसा ही होना चाहिए, पर इतना आसान नहीं है। कब? जब आप एक कंपनी है या फिर एलएलपी है। क्यों? क्योंकि आप गवर्न होते हैं एक रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर एक्ट से, जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि एक कंपनी को जो भी काम करना है वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख देती है। तो जो लिख दिया सिर्फ वही कर सकते हैं, उसके अलावा अगर कुछ करना है तो पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टर का मतलब चेंज करना पड़ेगा। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि कम से कम 75% ऑफ मेंबर्स जो हैं उन्हें एग्री करना चाहिए, 75% ऑफ वोटिंग राइट्स जो हैं वो एग्री करना चाहिए कि अब बिजनेस चेंज करना है। तो कितनी लंबी प्रोसेस हो गई, इतने में तो आपका मन ही बदल जाएगा कि अरे भाई जो कर रहे हैं वही करते हैं। तो प्रोसेस कैसी है? लंबी। काम कैसा है? इंटरनल था। अरे मेरी मर्जी यार, जो काम करना हो वो करूं, पर बदलने नहीं दे रहे। वहीं पे बात कर लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। आपने एक ठेला खोला पानी पताशे का, शुरू में तो बढ़िया चला, फिर आपको ऐसा लगा कि यार ये पानी पताशे का काम तो बढ़िया चल नहीं रहा है, एक काम करते हैं मोमोज की दुकान डाल लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कल से मोमोज की दुकान खोल लो, कोई मना करने वाला है क्या? कोई बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, पहले एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदलो। अरे सब फालतू बातें, ये सब कुछ नहीं होता है। तो बिजनेस चलाना कब आसान है? जब सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप हो। और बिजनेस चलाना कब नुकसानदायक है? जब आप किसी रिस्पेक्टिव एक्ट से गवर्न होते हैं, जैसे कंपनी या फिर एलएलपी। ठीक है,
नाइन्थ फैक्टर आया है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का यह मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से बटेगा, किस में बटेगा। अरे किस में क्या बटेगा, जिसका बिजनेस है उसी में बटेगा, हर किसी को प्रॉफिट थोड़ी बांटेंगे। अरे ये बात तो मैंने मान ली आपकी, पर बिजनेस किसका है ये भी तो देखना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कितने ओनर थे, एक, तो जितना भी प्रॉफिट कमाया, मान लो 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ये 50 ही लिखा है, ठीक है, वापस लिख देता हूं, 50,000 का प्रॉफिट कमाया, तो ये पूरा 50,000 का प्रॉफिट किसको जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो बिजनेस का ओनर होगा उसको। अब मान लीजिए आपने एक एलएलपी बनाई थी जिस एलएलपी के अंदर 3 पार्टनर थे। अब एलएलपी ने प्रॉफिट कमाया 90,000 रुपए का, और ये जो प्रॉफिट है ये 30,000 रुपए हर पार्टनर के बीच में बढ़ गया, 30,000 रुपए तीनों पार्टनर को मिल गया। तो आपका बिजनेस कैसा हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी में प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का, टोटल 10 मेंबर थे, तो अब क्या होगा, हर मेंबर को 10-10 हजार रुपए का प्रॉफिट बटेगा। तो प्रॉफिट कैसा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आपको कोई तकलीफ नहीं है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से, तो फिर आप कंपनी या पार्टनरशिप बना लो, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, 2 रुपए भी कमाऊंगा ना तो वो 2 रुपए पूरे मेरे होने चाहिए, मैं क्यों किसी को हिस्सा दूं यार। जब आपको ऐसा लगता है तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर 1 पर्सन कंपनी जिसे हम बोलते हैं, आपको वो बनानी चाहिए। ठीक है सर, समझ में आया अभी थोड़ा सा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएंगे तो 100% प्रॉफिट किसका होगा, ओनर का। पर पार्टनरशिप या फिर कंपनी या फिर एलएलपी बना ली आपने, तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है सर, समझ में आया। फिर पढ़ेंगे 10th नंबर का पॉइंट, दैट इज कॉस्ट कॉमा प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। कॉस्ट, प्रोसीजर और गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बिजनेस को चालू करने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। चालू करने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, इसका सर ये तो डिस्कस कर चुके हैं ना, कैपिटल रिक्वायरमेंट, 3rd पॉइंट जो पढ़ा था उसमें। अरे बिजनेस चलाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं बिजनेस को मैनेज करने के लिए, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जैसे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओगे तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो बिल्कुल कम होगी, पर वहीं आप एक एलएलपी या फिर कंपनी बनाओगे तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आपको गवर्नमेंट के कुछ चालान पे करने पड़ेंगे। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अच्छी है, पर ओपीसी या फिर कंपनी या फिर एलएलपी कॉस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी नुकसानदायक या थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। ठीक है, दूसरा है प्रोसीजर। प्रोसीजर से क्या कहना चाह रहे हैं, प्रोसीजर से यह मतलब है कि बनाने में कितनी डिफिकल्टीज आ सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आपके दिमाग में आया कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो कल से थैला खरीदो और बिजनेस स्टार्ट कर दो, कोई आपको बोलने वाला रोकने वाला कुछ नहीं। पर सेकंड केस मतलब क्या, सेकंड केस मान लीजिए जैसे एक ओपीसी बनाना चाहते हैं आप या कंपनी बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है भैया, कंपनीज एक्ट 2013 की एक स्ट्रिक्ट या एक टफ प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने के बाद आप कंपनी या एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने फॉर्म भी डिस्कस करें। कंपनी बनाने के लिए आपको स्पाइस प्लस फॉर्म और एलएलपी बनाने के लिए आपको FILLIP फॉर्म भरना पड़ता है। जब आप ये फॉर्म भरते हैं, पूरा उस MCA की वेबसाइट से चालान पे करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, तब जाके कहीं आपकी कंपनी या एलएलपी बनती है। तो कॉस्ट के हिसाब से सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप अच्छी है, प्रोसीजर के हिसाब से भी ये दोनों अच्छी है, और गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से भी ये दोनों अच्छी है। गवर्नमेंट रेगुलेशन से ये मतलब है कि गवर्नमेंट आपके बिजनेस को फिर कितना रेगुलेट करेगी। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, पर एलएलपी, कंपनी या फिर ओपीसी को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। एक एक्ट बना रखा है एलएलपी के लिए, एलएलपी एक्ट 2008 है, हम लोगों ने देखा है। कंपनीज एक्ट 2013 है जिससे कंपनीज गवर्न होती है, ओपीसी भी इसी कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होती है। तो कुछ एक्ट्स हैं जिन एक्ट का कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा एक बार आप इस चंगुल में फंस गए तो अगर आप चाहते हैं कि यार देख बिजनेस पे ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप बना लो। क्यों, क्योंकि ये बनाना आसान है, चीपेस्ट है, सस्ता है बनाने में, दोनों के दोनों, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। पर अगर आप कंपनी बनाओगे तो कंपनी सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, रेगुलेटेड है, और इसकी थोड़ी सी बनाने की प्रोसेस कैसी है, हार्ड, कंबरसम, साथ ही साथ वाइंडिंग अप, बिजनेस बंद करना है ना
तो भी कंपनी को बंद करने की जितना चालू करने में मेहनत लगती है ना, कंपनी को बंद करने में भी उतनी मेहनत लगती है। बहुत सारे फॉर्म्स हैं स्ट्राइक ऑफ करने के जो आपको भरने पड़ेंगे। ठीक, तो अभी कितनी बात करी हमने? हमने टोटल 10 फैक्टर्स जो हैं उन्हें डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं 11th नंबर के फैक्टर की, दैट इज टैक्स इंप्लीकेशन। टैक्स इंप्लीकेशन का मतलब यह है कि जो टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, वो आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट करेगा। अरे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा। देखो जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि जो बिजनेस ओनर होता है, उस बिजनेस की इनकम ओनर की दूसरी इनकम के साथ ही मर्ज कर दी जाती है और फिर आप एक सिंगल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। ठीक है, पर अगर आप एक पार्टनरशिप या फिर एलएलपी या फिर कंपनी बनाते हैं, तो ऐसे केस में आपको एक सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, और फिर आपको एक अलग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और तो और पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, इनके ऊपर एक फ्लैट रेट ऑफ इनकम टैक्स चार्ज होता है, पर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में स्लैब एप्लीकेबल होती है। तो ये दो नुकसान होते हैं, दो चीजें हैं जो हमें कंसीडर करनी है। टैक्स इंप्लीकेशन वापस से समझाता हूं। टैक्स इंप्लीकेशन से ये मतलब है कि हाउ टैक्सेस आर गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हमने क्या बोला कि बिजनेस की इनकम बिजनेस ओनर की दूसरी इनकम के साथ मर्ज कर दी जाती है और फिर एक कंबाइंड सिंगल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया जाता है। वहीं पे अगर पार्टनरशिप है या एलएलपी है या कंपनी है, तो इन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से सेपरेट पर्सन माना है, और जब सेपरेट पर्सन माना है तो इन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न अलग से फाइल करना होता है। साथ ही साथ इनके ऊपर एक फ्लैट रेट ऑफ इनकम टैक्स से टैक्स अप्लीकेबल होता है। ठीक है सर, तो अब आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके से चलाना है अपने बिजनेस को टैक्स के हिसाब से। 12th फैक्टर दैट इज ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी से ये मतलब है कि आप आपका बिजनेस कहां कहां तक दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं। देखो आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपका बिजनेस ऐसा है छोटा मोटा मतलब जैसे मान लीजिए इंदौर की बात करें, तो आप ऐसा बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं जो सिर्फ इंदौर में सीमित होगा, इंदौर में ही 2 दुकानें खोल ली, वही बहुत है। अपने कोई प्लान नहीं है भाई कि अपने को दुबई जाना है, कि अपने को मुंबई जाना है, कि अपने को कोलकाता जाना है, कि कर्नाटका जाना है। मतलब आपकी किस चीज है, लोकल मार्केट पे फोकस है हमारा, सिर्फ यहीं से हमें काम है। तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप बना लो, आपके लोकल बिजनेस के लिए अच्छी है। पर आपको लग रहा है कि नहीं यार हमें तो बाहर जाना है, हमें तो शहर से बाहर जाना है, हमें स्टेट से बाहर जाना है, हमें कंट्री से बाहर जाना है, तो फिर ऐसे में आपको क्या बोला, फिर एक काम करो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर बना लो, वो ज्यादा अच्छा है। थोड़े छोटे से लेवल मतलब कंपनी से कम अगर आपका लेवल है तो फिर आप एलएलपी भी बना लोगे तो भी काम चल जाएगा आपका, पर ज्यादा अच्छा कौन सा है आपके लिए, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जब मैं ज्यादा अच्छा बोलता हूं कंपनी को, तो मैं क्यों बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें परपेचुअल सक्सेशन है, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये सारे फीचर्स हैं जो कंपनी को एक अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, 13th फॉर्म ऑफ बिजनेस फैक्टर, 13th फैक्टर है जो हमारी चॉइस को या हमारे डिसीजन को गवर्न करता है, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, तो ये वही वाली बात आ जाती है, थोड़ी सी ये रिलेट कर जाती है, किससे ये रिलेट कर जाती है, कहीं ना कहीं जो हमने पॉइंट पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन से, थोड़ा सा हल्का फुल्का। जैसे कि आप आपके बिजनेस को ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी और को, मतलब आप आपका बिजनेस बेचना चाहते हैं, तो क्या आप बेच सकते हैं? तो देखिए कंपनी में तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स। मान लीजिए आपने एक कंपनी बनाई और अब उस कंपनी के आपको नहीं चलाना है, तो आप किसी दूसरे आदमी को वो सारे शेयर्स बेच दीजिए, तो जैसे ही शेयर्स किसी और के पास जाएंगे, जिसके पास शेयर होगा वो मालिक बन जाएगा। तो शेयर्स कैसे होते हैं कंपनी के, फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो ये वाला फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है अगर आपके भविष्य में प्लान है कि आप आपका बिजनेस किसी और को बेच देंगे। तो पार्टनरशिप के केस में भी क्या होता है कि पार्टनर्स चेंज हो सकते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर रूल्स लिखे हुए होते हैं कि भैया पार्टनर्स बदल सकते हैं, किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, किसी पार्टनर को रिटायर कर सकते हैं, किसी पार्टनर को निकाल सकते हैं, तो उसके रूल्स भी पार्टनरशिप में लिखे हुए होते हैं। पर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई स्कोप नहीं होता है कि आप आपका बिजनेस बेच दे। क्यों? क्योंकि यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अरे बिजनेस और बिजनेस ओनर्स दोनों को एक ही माना है ना,
सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हम क्या बोलते हैं कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर जो है वो दोनों सेम है। तो जब सेम है तो आप आपका बिजनेस कैसे बेचोगे किसी और को? बिजनेस ओनर अपना बिजनेस कैसे बेचेगा? तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप से ये मतलब है कि क्या आप आपका बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जब बात आएगी सोल कंपनी इंक्लूड ओपीसी और पार्टनरशिप और एलएलपी की, तो वहां पर आप आपका बिजनेस, आपका इंटरेस्ट आप आसानी से बेच सकते हैं। पर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये इतना आसान नहीं है। पार्टनरशिप में फिर भी हो सकता है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ हो तो। ठीक। मैनेजेरियल नीड्स रिलेट करता है 4th नंबर के पॉइंट से, जिसको हमने पढ़ा था मैनेजेरियल एबिलिटी। जैसे हमने देखा था ना कि कितने स्किल्स या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आपको है आपके बिजनेस चलाने में, तो वही बात यहां पे भी कर रहे हैं कि आपको आपका बिजनेस चलाने के लिए कितना मैनेजमेंट की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप बोल रहे हो कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है, एचआर का डिपार्टमेंट अलग होगा, सप्लाई का डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग होगा। मतलब आपका बिजनेस कैसा है, लार्ज स्केल का है, आपको ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ रही है। तो क्या आपने किसी किराने की दुकान में देखा है क्या कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, एचआर का रोल अलग है, सप्लाई अलग करता है, कोई प्रोडक्शन अलग करता है? नहीं, वहां तो सब कुछ एक ही आदमी करता है। क्यों? क्योंकि वहां इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। पर जहां आपको इन सब चीजों की जरूरत है वहां पर आप कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करेंगे? कंपनी। जब आपका लार्ज बिजनेस है जहां पे आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए, तो क्या बोला कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए ज्यादा अच्छा है। पर आपको लग रहा है कि नहीं यार हमारा बिजनेस तो छोटा है, मैं अकेला ही मैनेज कर लूंगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर आप 1 पर्सन मैनेज कर सकता है, तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर 1 पर्सन कंपनी दैट इज ओपीसी बना सकते हैं। ठीक। 15th नंबर का पॉइंट आया दैट इज सीक्रेसी। सिगरेट की बात करता है, सिगरेट नहीं बाबू भैया, सीक्रेसी की बात कर रहे हैं। देखो, जब हमने 3rd पॉइंट पढ़ा था कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कंपनी को लोन आसानी से मिल जाता है। तो फिर वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंपनी को आसानी से लोन क्यों मिल जाता है। कंपनी को आसानी से लोन इसलिए मिल जाता है सर क्योंकि उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो पब्लिक डोमेन के अंदर होते हैं। कोई भी एमसीए की वेबसाइट से जाके डाउनलोड करेगा और फिर उन्हें पढ़ लेगा और बिजनेस के बारे में जानकारी निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी से 2013 की ये रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है हर कंपनी को ये फॉलो करना। तो जैसे ये एक फायदा है आपको कैपिटल के केस में, वैसे ही एक नुकसान भी तो है। आप आपके बिजनेस की इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट की इंफॉर्मेशन आप बाहरी लोगों को बता रहे हैं। अरे बाहरी लोगों को बता रहे हैं मतलब आप जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे, एमसीए की वेबसाइट पे आरओसी को सबमिट करोगे तो कोई भी पैसे देके डाउनलोड कर लेगा और उसे पढ़ लेगा। तो आपके बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं, बिजनेस की जो गुप्त बातें हैं, वो बाहर वाले को पता चल जाएगी। कॉम्पिटिटर डाउनलोड करके पढ़ लेगा, अच्छा इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं ये लोग, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अपने को भी अगली बार से ये कर रहे हैं। तो आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज हैं जो आपके आर्टिकल या फिर मेमोरेंडम में लिखी हुई है, वो सारी बातें किसे पता चल जाएगी? बाहरी लोगों को, थर्ड पार्टी को। तो ये एक नुकसान है जब कंपनी या एलएलपी बनाओगे तो। क्यों? क्योंकि यहां पे कंपनी से एक 2013 और एलएलपी एक 2008 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, वही बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। वहां आप कुछ नहीं बोलते हो कि भैया ये इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करनी है। तो जब बात सीक्रेसी की आ जाती है तो वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो किंग है। क्यों? क्योंकि वहां पे मैक्सिमम सीक्रेसी होती है। ठीक। फिर आया इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता। बिजनेस चलाने में कितनी आजादी है आपको? तो सर बिजनेस चलाने में तो आजादी आजादी है, वहां कौन रोकने टोकने वाला है? मेरा बिजनेस है, जो मर्जी पड़ेगी वो करूंगा। अरे भैया ये बातें आप तभी बोल सकते हैं जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हो। सर कंपनी में क्यों नहीं बोल सकता? कंपनी में इसलिए नहीं बोल पाओगे भैया क्योंकि कंपनी जो होती है वो कंपनी से 2013 से गवर्न होती है। जो बोला है कंपनी ऐसे 2013 में, जो लिखा है उसके अंदर, वही बातें आपको माननी पड़ेगी। जैसे कि 2 उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूं।
सेक्शन नंबर 123 है कंपनीज एक्ट 2013 का, जो बात करता है डिविडेंड की। अरे भैया, मैंने मान लो एक बिजनेस चालू किया जिसके अंदर मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। जब प्रॉफिट कमा लिया तो ये 1 लाख रुपए में घर ले जाऊंगा ना, घर ले जाऊंगा। तो मान लीजिए एक कंपनी है, तो कंपनी में 10 मेंबर है, तो 10 मेंबर में 10-10 हजार बटने चाहिए ना। फिर इन 10-10 हजार से सभी लोग अपने लिए मोबाइल खरीदेंगे, कोई कपड़े खरीदेंगे, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करेंगे, बराबर है। पर कंपनी से 2013 क्या बोलता है, जितना प्रॉफिट कमाया उसका सिर्फ 25% ही आप बांट सकते हैं। लो, क्या बात कर दी यार, जितना प्रॉफिट कमाया उसका सिर्फ 25% ही बांट सकते हैं। अरे मेरा प्रॉफिट, मेरा बिजनेस, तुम कौन तो होते हो बोलने वाले? तो उधर से आवाज आई, मैं हूं कंपनी से 2013 और जो मैं बोलूंगा ना वो करना पड़ेगा। तो भाई अगर कंपनी बना रहे हो ना तो फिर ध्यान रखना कि कंपनी से 2013 का कंप्लायंस करना मैंडेटरी है। सर आपने बोला था 2 एग्जांपल देंगे, दूसरा एग्जांपल है सेक्शन 128 जो बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। ये क्या बोलता है, हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है, मतलब अपने अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। मतलब आपकी इच्छा हो ना हो, आपको आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखना, अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपको अकाउंट्स बनाने हैं, बट कंपनीज एक्ट 2013 तो नहीं बोलता है। कोई ऐसा गवर्निंग लॉ तो नहीं है। आप इनकम टैक्स में नहीं भी बनाओगे तो मान लीजिए आपके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगी आप लोगों के लिए। पर कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में बोल दिया ना कि बनाना है मतलब बनाना है। सेम एलएलपी में भी है कि एलएलपी में अगर लिखा हुआ है, एलएलपी के सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हर एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है, हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। जब लिख ही दिया है एक्ट के अंदर और उस एक्ट से आप गवर्न हो रहे हैं, रेगुलेट हो रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको एक जो आपके हाथ में इंडिपेंडेंस थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो हमने क्या बोला, इंडिपेंडेंस का मतलब कि आप आपका बिजनेस कितनी फ्रीडम, कितनी स्वतंत्रता से चला सकते हैं। तो बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती है, आपको जैसे चलाना हो बिजनेस वैसे चलाओ। पर अगर कंपनी है या एलएलपी है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, उनके एक्ट हैं, उन एक्ट को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, उन एक्ट को फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 16 फैक्टर्स जो हैं, जो हमें मदद करते हैं कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर हमारे लिए अच्छा है, उन्हें डिस्कस किया। एक बार फिर से आप लोगों को ये 16 फैक्टर्स के दर्शन में करा देता हूं। देखिए, पहला है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि आप बिजनेस कैसा करना चाह रहे हैं। आप कोई ट्रेडिंग फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, उस हिसाब से आप डिसाइड करिए कि क्या करना है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, आप स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन है, मीडियम स्केल है या लार्ज स्केल है, अकॉर्डिंगली डिसाइड करिए। कैपिटल की रिक्वायरमेंट, बिजनेस चालू करने के लिए, उसे चलाने के लिए या ग्रो करने के लिए, स्टार्ट, रन और ग्रो करने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत है, उससे भी फर्क पड़ता है कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर आपके लिए अच्छा है। चौथा, मैनेजरियल एबिलिटी, बिजनेस चलाने के लिए कितने स्किल्स या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आपको हो, वो भी डिटरमाइन करता है कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर आपके लिए ज्यादा अच्छा है। फिफ्थ है डिग्री ऑफ कंट्रोल, आप आपके बिजनेस को कितना कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी इच्छा के बिना कुछ भी ना हो, 100% कंट्रोल चाहिए, 100% कंट्रोल चाहिए, तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर ओपीसी लीजिए, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप हर्षद मेहता है कि रिस्क से लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं, अपने को कोई मतलब नहीं है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। पर आप डर रहे हैं अगर, तो लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए, तो फिर कंपनी या फिर एलएलपी बनाना ओपीसी के साथ, तो फिर आपको क्या होगा, लाइबिलिटी कैसे हो जाएगी, लिमिटेड। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस से मतलब है परपेचुअल सक्सेशन का, कि बिजनेस कितना स्टेबल है। परपेचुअल सक्सेशन का फीचर आपको मिल जाता है एलएलपी के केस में और कंपनी के केस में। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में जनरली ये अवेलेबल नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस को चलाने में कितने फ्लेक्सिबल है, इंटरनली बिजनेस मैनेज करने में कोई समस्या आपको आएगी तो नहीं। तो देखा क्या हमने था कि सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी के केस में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर एलएलपी और कंपनी में आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो रिस्पेक्टिव एक्ट से गवर्न होते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि हमको हमारा ऑब्जेक्ट चेंज करना है, तो कितने आसानी से हम सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप में कर सकते हैं, पर कंपनी एलएलपी में इतना आसान नहीं है, ठीक।
फिर आता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। तो प्रॉफिट बांटने के केस में देखो, अगर आप सोल प्रोप्राइटर होंगे तो 100% प्रॉफिट आपका है, पर अगर आप पार्टनरशिप में होंगे तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंपनी है तो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका प्रॉफिट कितना बांटना है। 10th नंबर का पॉइंट था कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट का रेगुलेशन। तो इसकी बात करें तो भैया बिजनेस को स्टार्ट करने की कॉस्ट कितनी है, बिजनेस को स्टार्ट करने की प्रोसीजर कितनी टफ या कितनी ईजी है, या गवर्नमेंट कितना रेगुलेट करेगी हमारे बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट कितना इंटरफेयर करेगी, ये आ जाता है 10th नंबर के पॉइंट के अंदर। 11th में आता है कि गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो हमारे बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट करेंगे, कैसे गवर्न करेंगे, ये सब आ जाती है बातें 11th पॉइंट में। 12th नंबर में आती है ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब है कि आप आपके बिजनेस को किस स्केल पे चलाना चाहते हैं। जैसे आप अगर लोकल मार्केट को कैटर करना चाहते हैं तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर ओपीसी या फिर पार्टनरशिप बना लीजिए, पर आपके सपने बड़े हैं, आप चाहते हैं हमारा बिजनेस तो काफी दूर दूर तक फैले, तो दूर दूर तक फैलाना है तो या फिर एलएलपी बनाइए या फिर बनाइए कंपनी। फिर आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। आप अगर आपके बिजनेस को बेचना चाहते हैं तो देखिए बिजनेस बेचना आसान नहीं है। अगर आप एक कौन सा बिजनेस चलाते हैं, अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप चलाते हैं तो, पर ओपीसी एलएलपी कंपनी के केस में जो ओनर्स हैं वो काफी आसानी से चेंज हो जाते हैं। फिर आता है 14th नंबर का पॉइंट, दैट इज मैनेजरियल नीड्स। मैनेजरियल नीड्स से ये मतलब है, जैसे 4th पॉइंट था मैनेजरियल एबिलिटी, उसी से ये रिलेट करता है 14th पॉइंट भी, कि आपको आपका बिजनेस चलाने में कितने मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपको लग रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे मेरे बिजनेस के अंदर, डिफरेंट हायरार्कीज होगी, तो ऐसे केस में फिर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर को चूज करिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज आप सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप ओपन कर सकते हैं। सीक्रेसी, बिजनेस कि डिटेल्स को आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, गुप्त रखना चाहते हैं, तो ऐसे केस में सोल प्रोप्राइटरशिप बनाइए, क्योंकि वहां पे आपसे पूछने कोई आ नहीं सकता। जितनी सीक्रेसी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में मेंटेन हो सकती है, उतनी सीक्रेसी किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करना ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, क्या गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरफेयर करेगी? तो जी हाँ, अगर आप एक कंपनी या एलएलपी है तो। वहीं अगर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है तो गवर्नमेंट आपको इंटरफेयर नहीं करेगी, आप आपके बिजनेस के सारे डिसीजंस खुद से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर चैप्टर खत्म हो गया क्या? हाँ चैप्टर खत्म हो गया है, सिर्फ एक छोटा सा डिस्कशन है, उसको आप और सुन लीजिए एंड देन इट इज गोइंग टू बी ओवर। छोटा सा क्या है वो बोल रहे हैं कि स्टार्टअप्स जो होते हैं वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर को क्यों यूज करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारे मॉड्यूल में स्टडी मटेरियल में दिया है, उसको फटाफट से पढ़ लेते हैं कि एक स्टार्टअप जो होता है वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर क्यों बनाएगा। सर मतलब एक स्टार्टअप पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में चालू क्यों नहीं होता है? तो देखो स्टार्टअप का मतलब मैं आपको पहले बताता हूं। स्टार्टअप मतलब एक आपका यूनिक इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है जिसको लेके आप आए हैं कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है जिससे मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। इसे हम क्या बोलते हैं लूज सेंस में स्टार्टअप। तो जब आप स्टार्टअप बनाते हैं तो आपके पास पैसे की कमी होती है। पैसे आपको क्या चाहिए? बाहर से रिक्वायरमेंट रहती है, पैसा तो इतना रहता नहीं है स्टार्टअप्स के पास, तो क्या बोलते हैं कि पैसा बाहर से चाहिए। जब पैसा बाहर से चाहिए तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि बाहर से पैसा किसको आसानी से मिलता है। बाहर से पैसा आसानी से मिल जाएगा अगर आप एक कंपनी है तो। कंपनी को फंड रेज करना कितना आसान है, क्यों? क्योंकि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। जब डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन के अंदर होते हैं तो आपको फंडिंग आसानी से मिल जाती है। कंपनीज कैन रेज आउटसाइड फंडिंग वेरी इजीली, ठीक है। दूसरा आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। साथ एक और इज ऑफ फंडिंग में पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि कंपनी के केस में शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको किसी से लोन लेना है और वो बोल रहा है कि यार लोन तो दे दूंगा पर तुम मुझे तुम्हारे बिजनेस के अंदर पार्टनर बना लो, मेंबर बना लो। तो पार्टनर कब बना पाओगे, शेयर्स कब इशू कर पाओगे? जब कंपनी हो, तो वहां पे आपको पैसे आसानी से मिल जाते हैं। जैसे जब आप इन्वेस्टर्स के पास पैसे मांगने जाएंगे तो इन्वेस्टर बोलेंगे कि ठीक है भैया आप मुझे बिजनेस में ले लो, मेरे से पैसा ले लो, पर मुझे आपका बिजनेस का कुछ परसेंट का हिस्सा बेच दो। तो मैं जैसे 10% की जो कैपिटल है वो आप मुझे दे दीजिए। तो आप दे सकते हैं कब? जब आप एक कंपनी हो। इसके अलावा लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं ना, लाइबिलिटी उनकी कंपनी के केस में लिमिटेड होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास स्टार्टअप का आइडिया है, स्टार्टअप का आइडिया है, हो सकता है वो बिजनेस चले ना चले, तो ऐसे केस में आप आपकी पर्सनल असेट को प्रोटेक्ट कब कर सकते हैं? जब लाइबिलिटी लिमिटेड हो। और लिमिटेड लाइबिलिटी किस में मिलती है? कंपनी के केस में। तो इसलिए भी आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर को चूज करते हैं। तीसरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखिए अगर आप आपके एम्प्लॉयज को
स्टॉक इशू करना चाहते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी एम्प्लॉय की आपने हमारे एम्प्लॉय की सैलरी 1 करोड़ होगी, तो 1 करोड़ कैश तो हो देंगे नहीं, आप इतने पैसे तो आपके पास है नहीं, तो आपने क्या बोला कि भाई 1 करोड़ में से 20 लाख कैश दे दूंगा, 80 लाख रुपए के हमारी कंपनी के शेयर दे दूंगा। तो शेयर तो तब दोगे ना जब कंपनी होगी, तो कंपनी क्यों बना रहे हैं, ताकि आप एम्प्लॉय को शेयर्स इशू कर पाए, और स्टार्टअप्स के पास कैश क्रंच रहता है, कैश की समस्या रहती है, तो क्या बोला कि ऐसे केस में आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इशू कर पाएंगे अगर आपकी कंपनी होगी तो कंपनी क्यों बनाते हैं कोई भी स्टार्टअप, 3 कारण है उसके। सबसे पहला तो क्या है, फंड ऑफ रेजिंग, ईज ऑफ फंड रेजिंग, फंड बिल्कुल आसानी से रेज कर सकते हैं। सेकंड, लिमिटेड लाइबिलिटी है, और थर्ड है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कि हम हमारे एम्प्लॉयज को जो है वो स्टॉक काफी आसानी से इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये खत्म हो गया है। फटाफट से आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हमारी क्वेश्चन बैंक। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोई एलएलपी क्यों बनाएगा, कोई एलएलपी क्यों बनाएगा इंस्टीड ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग समझते हैं। बनाने की कॉस्ट कम लगेगी, प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी एलएलपी को बनाने की कंपनी के कंपैरिजन में आसान है। अकाउंट जो है वो आप एलएलपी के केस में कैश या फिर अक्रूवल किसी भी बेसिस पे बना सकते हैं, कर कंपनी के केस में आपको अक्रूवल बेसिस पे बनाने पड़ते हैं। हर एलएलपी का ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, पर कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तब बनेगा जब एलएलपी आपको आता हो, और एलएलपी कब आती है, जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ रखा है तो। ठीक, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि कोई ओपीसी क्यों बनाएगा इंस्टीड ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। बिल्कुल बेसिक, कोई समस्या वाली बात नहीं। पार्टनरशिप या कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जाम 0। अभी तक जो तीनों क्वेश्चन बताए, ये तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अफेक्ट द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस में पैसा कितना जरूरी है, उससे कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना है वो अफेक्ट होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही। चौथे नंबर का फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था, थर्ड नंबर का फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अफेक्ट द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है ये बात अफेक्ट करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने में। कमेंट जवाब दीजिए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अगर एक मेजर फैक्टर होता है कि जो कैपिटल होती है वो एक मेजर फैक्टर है, अगर हेवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप कंपनी बनाइए, स्मॉल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बनाइए या पार्टनरशिप बनाइए, फ्यूचर कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको भविष्य में लग रहा है कि पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो ऐसे केस में फिर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर बनाइए, वो बनाना आपके लिए आसान है। ठीक, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, जब आपको कैपिटल कम चाहिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप कंपनी बना लीजिए, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना लीजिए जब कम कम पैसों की जरूरत हो तब। फिर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। Mr. X is planning to start a mobile-based and web-based business. In selection of suitable form of business organization, degree of control and management play a significant role. Explain how this factor affect the choice of business organization. आप देखिए ये फोकस कर रहा है डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाले फैक्टर के ऊपर, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस को आप कितना % कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या उस चीज से फर्क पड़ता है बिजनेस कौन सा चूज करना है, तो ऑफकोर्स उस चीज से फर्क पड़ता है। इसी को किस तरीके से और पूछ सकते हैं, द डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दैट एन एंटरप्रेन्योर डिजायर्स टू हैव ओवर बिजनेस अफेक्ट द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन हाउ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फैक्टर दैट इज अ बेसिक फैक्टर टू चूज द सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यही क्वेश्चन सेम पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर हमें चूज करना चाहिए, तो बिल्कुल इससे काफी फर्क पड़ता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपको कंप्लीट कंट्रोल चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर ओपीसी बनाइए, और अगर आपको कंट्रोल से फर्क नहीं पड़ता है, मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा चाहिए, तो आप कंपनी या फिर पार्टनरशिप या फिर एलएलपी बनाइए। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको पढ़ेंगे ध्यान से। सुमित भसीन हैज एन एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ मॉड्यूलर किचन। सुमित भसीन है जिसको एक्सपर्टीज है मॉड्यूलर किचन बनाने में, उनकी डिजाइन में, उसके पास एडिक्वेट नॉलेज और एजुकेशन भी है इस फील्ड में। अब वो अपना एक वेंचर, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और वो कंसल्ट करना चाहता है एक कंपनी सेक्रेटरी से, मतलब आप लोगों से, फॉर गेटिंग अवेयर ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, एंड टू सिलेक्ट द बेस्ट मोड कीपिंग इन व्यू देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आप बताइए कि कौन सा उसे चूज करना चाहिए उनके फायदे और नुकसान के साथ।
एज अ कंपनी सेक्रेटरी, आपको बोल रहे हैं कि आप एक कंपनी सेक्रेटरी है, मेक सुमित भसीन एक्विंटेड विथ अवेलेबल मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाइल ब्रीफिंग द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सुमित भसीन नाम का एक आदमी है जिसको एक मॉड्यूलर किचन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब वो आपके ऑफिस में आया है, कंपनी सेक्रेटरी के ऑफिस में, और आपसे पूछ रहा है कि कितने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझे सभी के बारे में बताइए और उनके फायदे और नुकसान बताइए। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में 9 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, तो उन 9 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई से भी 3 या 4 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सप्लेन करना है और उनके 2-2 फायदे और 2-2 नुकसान। सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं। देखिए मैंने इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया है, पर इस सिलेबस के अंदर तो हम कहीं ना कहीं सभी को कवर कर चुके हैं। कंपनी हम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं, एलएलपी चैप्टर नंबर 3 में कर चुके हैं, बाकी के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम चैप्टर नंबर 7 में कर चुके हैं। तो ये चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन हमारा वहां से कवर हो जाता है। तो इसमें उन्होंने वही किया है, सोल प्रोप्राइटरशिप बताया, उसके 2 फायदे 2 नुकसान, पार्टनरशिप बताया 2 फायदे 2 नुकसान, एचयूएफ बताया, एलएलपी बताया, उसके 2 फायदे 2 नुकसान। तो ऐसे करके आपको भी हर कोई भी, इन्होंने तो बहुत बड़ा आंसर दिया, इन्होंने तो पूरे 9 के 9 बता दिया, इनका कुछ नहीं जाता है, पूरा कॉपी करके पेस्ट करना है। हमें तो एग्जाम में लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरी किताब छाप के आएंगे क्या? तो आंसर इज नो। 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, कोई भी 3 या 4 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, उनके 2-2 फायदे और 2-2 नुकसान लिखेंगे। ठीक, फिर आया क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन में काफी समस्या आती है बच्चों को। करण एंड राजदीप 2 फ्रेंड हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे बिरयानी चेन का। ठीक है सर, इट इज अ स्टार्टअप, वर्ड पे फोकस करेंगे, इट इज अ स्टार्टअप। स्टार्टअप विथ सम ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर विच दे एम टू कलेक्ट फंडिंग, जिससे वो फंडिंग भी लेना चाहते हैं। एक स्टार्टअप है जिसमें टेक्नोलॉजी का भी कुछ हद तक रोल है, और अब वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें वो फंडिंग कलेक्ट करना चाहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट से। वाइल करण, जो दोनों में से, करण और राजदीप में से करण है, उसको ऐसा लगता है कि भाई एक एलएलपी बना लेनी चाहिए, पर जो दूसरा दोस्त है राजदीप, उसको ऐसा लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए। अब एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट वो लड़ते लड़ते दोनों आपके पास आ गए। आप बताइए कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर उनके लिए अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 2 लोग हैं और 2 लोग मिलके एक बिजनेस चालू करना चाहते हैं। कौन सा स्टार्टअप बिजनेस है उनका, जिसके लिए उनको फंडिंग भी कलेक्ट करनी है। ठीक है, 2 में से एक दोस्त बोल रहा है एलएलपी बना लेते हैं और दूसरा बोल रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करें। अरे भैया हमारे पास आए हो तो हम आपको अच्छी राय देंगे, चलिए आइए बैठिए। हमने सबसे पहले उनको क्या बोला कि देखो एलएलपी का मतलब क्या होता है, हमने बताया। फिर हमने एलएलपी के 2 फायदे उनको बता दिए। फिर हमने बोला कि कंपनी मतलब ये होता है, और कंपनी के 2 फायदे बता दिए। तो उसने पहले तो क्या पूछा था, as a professional consultant you are required to advise on the basis of merits of both the proposal। दोनों प्रपोजल एक्सप्लेन करो और उनके मेरिट बताओ। तो हमने दोनों प्रपोजल एक्सप्लेन कर दिए, उनके मेरिट बता दिए। फिर हमने बोला कि तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा है। देखो तुम स्टार्टअप हो और स्टार्टअप को पैसे की जरूरत पड़ती है, और कंपनी पैसे बिल्कुल आसानी से मार्केट से निकाल सकती है। हमने पढ़ा था अभी कि ईज ऑफ फंड रेजिंग होती है कंपनी के केस में। तो ऐसे केस में हम क्या सजेस्ट करेंगे कि आपको एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ठीक है, तो वही आंसर इन्होंने यहाँ पे लिखा है। इन्होंने थोड़ा सा लंबा लिखा है, इतना लंबा हम लोगों को नहीं लिखना है, इन्होंने काफी ज्यादा लंबा लिखा है। जैसा मैंने आपको बताया है वैसा आपको लिखना है। पहले एलएलपी एक्सप्लेन करनी है, फिर एलएलपी के 2 फायदे, फिर कंपनी एक्सप्लेन करनी है, कंपनी के 2 फायदे, फिर बताना है कि इसके स्टार्टअप के लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ईज ऑफ फंड रेजिंग होती है, वहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और वहां पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 विद क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। 100% कवरेज इस चैप्टर का हम लोगों ने किया है। आप चाहें तो स्टडी मटेरियल से मैच भी कर लीजिए, 100% मैच हम लोगों ने कर लिया है। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये रिवीजन वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा आपको ये लगा वीडियो, क्या और सजेशंस हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स हैं जो हम हमारे आने वाले वीडियो में कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर द डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।